तो आज की अगर हम बात करें, क्लास की बात कर रहे हैं, एक शुरुआत करते हैं। शुरुआत कुछ इस तरीके से, क्योंकि कल कृष्णा जब बात हो रही थी तो आपको ये नहीं पता था कि प्री के बाद जो है मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, तो फिर से प्री देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि उसके बारे में पूरी तरीके से बात करनी चाहिए, है ना, सारी चीज़ें समझनी चाहिए। इंग्लिश है कि हिंदी दिया है? एक हिस्ट्री का है। अच्छा, एक हिस्ट्री का है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं ना। हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, है ना, उसको अच्छे से समझते हैं। क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कितने नंबर का होता है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, उसका फिर हम टॉपिक में आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसके 3 स्टेज हैं। पहला जो है आपका प्री है, प्रीलिम्स होता है ना, फिर उसके बाद होता है आपका मेंस, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स आपका, बस ये समझिए कि पूरे साल भर का ये पूरा एक टाइमलाइन है प्री, मेंस और इंटरव्यू होने का। तो उसमें ये चीज़ें हैं कि एक साल में ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। जैसे अभी आपने मई जून में अगर दिया है, आपने प्री दिया है जून में अगर दिया है, तो फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू जो होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा तो वो मई में आता है। मतलब इस जून से आपने शुरू किया एग्ज़ाम देना और मई में जाके फाइनल रिजल्ट आता है। मतलब ये पूरे साल भर का आपका एक एग्ज़ाम का पैटर्न है पूरा, ठीक है ना। अब यहाँ जो प्री होता है, प्री में दो पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो होता है आपका जनरल स्टडीज़, ठीक है, जीके नहीं, जनरल स्टडीज़, है ना। जीके होता है जो 1 लाइनर, ये कहाँ है, उसका पापा कौन था, उसकी मम्मी कौन थी, ये सब चीज़ें, है ना। लेकिन इसमें आपको बहुत थारो स्टडी करना है, बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को समझना है, और वहाँ पे आपको वहीं से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपसे, है ना। ये जो जीएस होता है वो आपका होता है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये 100 क्वेश्चन है और 2 नंबर के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल ये 200 नंबर का होता है, ठीक। दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सी सेट। सी सेट क्या होता है भाई, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 80 होते हैं, और ईच क्वेश्चन जो होता है 2.5 माने 2.5 नंबर का होता है। इसका मतलब ये है कि इसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये भी क्या होता है आपका 200 का होता है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो होता है इसका नेचर जो होता है क्वालिफाइंग होता है सिर्फ, ठीक है। मतलब आपका प्री क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ ये तय करेगा आपका ये, लेकिन बिना इसके नहीं। लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रियल में बहुत अच्छे एस्पिरेंट थे, बहुत अच्छे कैंडिडेट थे। मतलब ये था कि उनका मेंस वगैरह, प्री वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी तैयार थी, या पिछले लास्ट टाइम भी उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ था। ऐसे भी बहुत सारे दिल्ली में बच्चे मिले जिन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, लेकिन पिछले साल वाला जो प्री था उनका नहीं निकल पाया। जीएस तो बहुत अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन सी सेट जो है उनका नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि सी सेट के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा टफ कर दिए गए थे, मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अगर जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस में आपको क्या पूछेगा, जैसे सामान्य तौर पे आप जो पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, है ना, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और इसके अलावा इकोनॉमी पढ़ते हैं, हाँ जी, इसके बाद इकोनॉमी पढ़ते हैं, ये सब सारी चीज़ पढ़ते हैं ना, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, साइंस के बारे में पढ़ते हैं। ये सब जो चीज़ें पढ़ते हैं ना वो आपके किस में आता है, जीएस में आता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये चीज़ें आपको बहुत थारो स्टडी करना है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा कि अंडर द सन जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं से भी, वो आप मतलब सूरज के प्रकाश के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो कहीं से भी कोई क्वेश्चन बना सकता है, ऐसा कहा जाता है यूपीएससी के बारे में, है ना। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछेगा आपको, है ना, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछेगा, इंडिया का जो हिस्ट्री है, कल्चर है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत थारो स्टडी करना है, बहुत डिटेल से सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है ना। वैसे पॉलिटी है, वैसे अब पॉलिटी में क्या हो जाएगा, आप जैसे मेंस का पढ़ेंगे तो मेंस में यहाँ क्या होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, है ना। पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मेंस में क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी पूछ देगा। दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे यूएसए का है, फ्रांस का है, इंग्लैंड का है ना, ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कंपैरेटिव स्टडी में मेंस में क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। तो वो आपको मेंस में पढ़ना है। इसके अलावा ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हाँ बोलिए। पॉलिटी में वो
नहीं नहीं, बिल्कुल अभी हम लोग उस पर बात करेंगे ना, एकदम अच्छे से बात करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जनरल स्टडीज़ का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे आप क्या है पॉलिटिकल साइंस, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो वहाँ थिंकर पढ़े होंगे आपने, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स पढ़े होंगे ना, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखने में इस्तेमाल ही नहीं करना है। जनरलाइज मैनर में आपको सारी चीज़ें लिखनी है, एकदम जनरल चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे से जो गलती हुई है वो ये गलती हुई है कि मैं भी भाई आप लोग के जैसे इनोसेंट ही था एक तरीके से, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम जब मैंने पहला मेंस दिया था तो मेरा एसे में बहुत अच्छे नंबर आए थे, मतलब बिना तैयारी के मुझे इतना नंबर मिल गया था, मैं भी खुद अमेज था पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मेंस देने का मौका मिला तो मैं एसे में, क्योंकि क्या है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछ लिया ऐसा, तो मैंने क्या किया कि अपना जो मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ज्ञान अपना जो है दिखाने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा उसमें क्या हुआ टेक्निकलिटी में चला गया और बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स वगैरह यूज़ करना, ये थिंक करना, वो इतने गंदे नंबर आए थे मैं बता नहीं सकता। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहा जाता है ये कि बिल्कुल भी ये काम आपको नहीं करना है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, आप वहाँ पे सारे काम कीजिए आप, लेकिन यहाँ आपको जीएस में कतई नहीं करना है, एसे में कतई नहीं करना है ये सब चीज़ें, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके, है ना, इसके अलावा ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, सब जितनी भी चीज़ें हैं ना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके जीएस में, वो आपका करंट अफेयर्स करता है, ठीक है। करंट अफेयर्स करता है, यानी जो आपकी दुनिया में, देश में जो घटनाएं हो रही हैं उन पे आपको बहुत अच्छे ढंग से अपनी नज़र रखनी है ना। आप में से कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, वेरी गुड। कौन सा पढ़ते हैं? हिंदू पढ़ते हैं, समझ में आता है? अच्छा, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि अभी एक तो आपको देखिए क्या होता है ना, बड़ा एडवांस इंग्लिश होती है ना हिंदू वगैरह की। एक्चुअली में वो एक क्लास मेंटेन करते हैं, क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का एक क्लास है ना, तो उसी को मेंटेन करते हैं, बड़े फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करते हैं, बड़े एडवांस इंग्लिश रहती है ना। तो एक तो नॉलेज इंडेक्स अभी कम है आप लोगों के पास, है ना, तो इसीलिए क्या है समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी अभी, है ना। तो कोशिश ये कीजिए, देखिए याद रखिएगा कि चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को बहुत गांठ बांध के रखिएगा आप लोग कि चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझेंगे आपके लिए यूपीएससी बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आराम से आप कर पाएंगे। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो मैंने कहा ना कि अंडर द सन जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इतना वास्ट है, ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगा वो सिलेबस, ठीक है ना। तो आप अगर समझ के करते हैं, स्ट्रेटजी के साथ करते हैं, पैटर्न को समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये पता होगा कि ये पढ़ना है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या नहीं पढ़ना है ना। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये आपको करंट अफेयर्स के लिए, चूँकि हम क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, चूँकि अभी ज़्यादा क्लासेस हम लोग की हुई नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आप लोग बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अभी उतना डेप्थ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा तो बोलेंगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, कल से मैं नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग खैर बहादुर बच्चे हैं, है ना। हाँ, करंट अफेयर्स हम लोग क्लास में भी आपसे कुछ डिस्कस करते रहेंगे। इसके अलावा मेंटरशिप का जो प्रोग्राम होगा उसमें भी हम सारी चीज़ बताएंगे। हम आपको बिल्कुल आपके पैरों पे खड़ा होना सिखाएंगे। कैसे? हम आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, न्यूज़पेपर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो आपने यहाँ थ्योरी पढ़ी है कैसे उसको आप कोरिलेट करेंगे ताकि आपके आंसर जो है अप्लाइड बन सकें, ठीक है। और उसके बाद हम आप लोगों से आंसर राइटिंग इतना ज़्यादा कराएंगे, टेस्ट लेते रहेंगे, आंसर राइटिंग कराएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ वो चीज़ें जो चाहिए वो चीज़ें हम करने लगे, ठीक है ना। ये पूरी कोशिश रहेगी ऐसी, है ना। तो यहाँ आपको ये बात समझ में आ रही है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, करंट अफेयर्स, है ना। ध्यान रखना है ये चीज़। ये हो गया आपका क्या, पहला पेपर। और ध्यान रखना है कि एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, ठीक है। अब इस बात से मैं एक चीज़ और बता दूँ, शायद हो सकता है मिस हो जाए बाद में। ध्यान रखिएगा कि जैसे आप जीएस का पेपर देने जाते हैं तो जीएस का पेपर मेंस के लिए खास तौर पे, तो एक दिन में आपको कितने हज़ार शब्द लिखने हैं? लगभग 3,000 के आसपास आपके शब्द लिखने हैं लगभग, है ना। अब ये बताइए आप कि आपको अगर सुबह शाम दोनों टाइम 3,000 शब्द लिखने होंगे तो आपके हाथ का क्या होगा। दूसरी बात ये है, इतना प्रेशर रहता है क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है ना। लेकिन यूपीएससी के प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान होते हैं अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो। यकीन मानिए इस चीज़ को। आप न्यूज़पेपर देखिए, मेरा एक स्टूडेंट है, दिग्विजय नाम है उसका, हम लोग उसको राहुल कहते थे। उस समय प्रयागराज में था मैं। इस समय वो एक्चुअली क्या है कि वो लड़का जो ऑलरेडी सेक्शन ऑफिसर था, सेलेक्टेड था एसएससी के, तो सेक्शन ऑफिसर था। अच्छी सैलरी जानते होंगे आप, सुने होंगे उसके बारे में। लेकिन उसने क्या ज्वाइन नहीं किया।
ज्वाइन नहीं किया और उसने पूरी तरीके से एकदम डूब करके अपनी इसमें पढ़ाई की, और आप उसके कमरे में अगर चले जाते उस समय, तो आपको लगता है कि कोई ऐसी किताब नहीं थी, हर चीज़ की एक एक ऑथेंटिक किताब थी। इसके अलावा न्यूज़पेपर, इसके अलावा योजना कुरुक्षेत्र, करंट की कोई चीज़ है, बस वो इसके बिस्तर सारी चीज़ें पड़ी रहती थी। वो लेट के उठ के हर टाइम वो खेलता भी था, घूमता भी था, सब कुछ करता था। मतलब उसने ये समझा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को जीते हुए IAS बन सकता हूँ, और उसने वही काम किया। अब सोचिए, पहले बार में जब उसका हुआ था तो उसका जो IDAS मिला था उसको, है ना, 600वीं रैंक आई थी उसकी। बहुत कम एज का था वो लड़का, बहुत कम एज का था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने चला गया वहाँ, ज्वाइन किया, मतलब ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद वो लगातार एग्ज़ाम देते रहा। उसके बाद वो IPS बना, ठीक है। इसके बाद IPS जब बना तो उसको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ उसके साथ प्रॉब्लम भी थी। उसके बाद फिर वो IRS, इस वक्त दिल्ली में है उसकी पोस्टिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है समझने वाली बात है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किताब में डूब जाना है, मर जाना है, ऐसा नहीं है। किताब से सिर्फ आपको क्या है ये पढ़ना है, सही बात है ना। थ्योरी से पढ़नी है, बाकी पूरा का पूरा आपको करंट अफेयर से सारी चीज़ लेना है, वहाँ से आपको जोड़ना है, और जो चीज़ हाईलाइटेड है वहीं से क्वेश्चन बनाता है। आपने थ्योरी पढ़ा है, वो थ्योरी पूछी जाएगी जो क्या है, करंट में किसी से कोरिलेट हो रहा है, वो किसी घटना से जुड़ रहा है वो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, यहाँ ये बात समझ में आ रही है। तो ये बात समझ में आई कि करंट अफेयर्स पढ़ना, अच्छे से पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोग और अच्छे से जानना चाहते हैं तो कल न्यूज़पेपर ले करके आइएगा आप, ठीक है। जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, न्यूज़पेपर ले करके आइएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसमें से कैसे क्वेश्चन निकलते हैं ये आपको बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो कल ले करके आइएगा, हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, GS का हो गया। ध्यान ये रखने वाली बात है कि ये जो है माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। 1:3 के रेशियो में होता है। मतलब ये है कि अगर ये समझिए कि आपने 4 क्वेश्चन किए, है ना, 4 क्वेश्चन किए हैं, और आपने उसमें से 3 सही किए हैं और 1 गलत किया है, तो कितने नंबर कटेंगे? हाँ, मतलब ये समझिए कि इस तरीके से समझिए कि 0.66 जो है नंबर आपके कट जाते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपने गलत किया तो ये इतना लगभग कट जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग, ये सारी चीज़ें। और ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो पैटर्न होता है, हम लोग वापस आते हैं, सॉरी, इसका जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस फॉर्म में होता है, MCQ, है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मतलब ये है कि एक क्वेश्चन अगर है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसके 4 ऑप्शन होंगे, है ना, 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर बार इसका जो पैटर्न होता है पूछने का इतना खतरनाक होता है कि आप अगर तुक्का मारेंगे तो यकीन मानिए आप फंस जाएंगे उसमें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तुक्के से लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है, जब तक आप बहुत थॉरो स्टडी नहीं किए हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके आंसर करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर ये कहते हैं ना कि आपके 4 ऑप्शन है, तो बोलेगा क्या कि इसमें से 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा है 2, 3, 4 सही है, इस तरीके से। इसके अलावा अब तो नया ट्रेंड बन गया है वो, जी, अब तो ये नया ट्रेंड बन गया है कि अब ये पूछता है क्या कि इसमें से, मतलब जैसे ये गलत है, अब ये इस तरीके से पूछने लगा, सही नहीं पूछ रहा बल्कि ये इसमें से ये गलत है। मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ता है वो जहाँ पे आप तुक्का मार सकें। इसीलिए बहुत थॉरो स्टडी करनी है, बहुत गहराई से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको लगातार पढ़ते रहना है, देखते रहना है। अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन प्री के और मेंस के अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, यकीन मानिए आप कहीं से आपका कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा, आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने रास्ते पर चलेंगे आप, जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो अभी ही जा करके आज आपको पहला काम करना है, अनसॉल्व ले लीजिएगा, ठीक है, अनसॉल्व ले लीजिएगा। वैसे नहीं लेना तो इंटरनेट से निकाल के प्रिंट आउट करा लीजिए, ठीक है। तो वो आप ले लीजिएगा। और क्वेश्चन रोज़ रात को सोने से पहले 1 घंटा रोज़ क्वेश्चन देख के सोइएगा। ये 1 महीना तक करना है, उसके बाद आपका भटकना बंद हो जाएगा, एकदम सटीक डायरेक्शन में चलेंगे, सही डायरेक्शन में चलेंगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये क्या है आपका प्रीलिम्स में आपने क्या देखा, प्रीलिम्स में ये देखा कि पहला जो पेपर होता है वो GS का होता है। GS में 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी का एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो 2 होता है, यानी 200 क्वेश्चन का होता है, ये मतलब 200 नंबर का होता है ना। ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका CSET होता है। CSET जो होता है, CSET में क्या होता है आपके लिए
देखिए इसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, ये सारी चीज़ें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होगा, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, डेटा हैंडलिंग होगा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको होंगी। मतलब अब आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि अगर आपका मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है तो थोड़ा आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे समझिएगा। इंग्लिश आपका कमज़ोर है तो इंग्लिश पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्री निकालना है, क्वालिफाइंग ही है। मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि आपको इसमें 33% लाना है अगर, है ना, तो 33% यानी अगर हम कहते हैं 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन में लगभग कितना हो जाएगा, 27 क्वेश्चन होगा लगभग, है ना, इतना ही लगभग आएगा, है ना। तो आप ये बताइए 80 में से 27 क्वेश्चन करने लायक नहीं होंगे क्या? थोड़ा स्टडी से पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम को जो देखे लोगों ने लापरवाही किया, बच्चों ने लापरवाही किया, अरे निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी लापरवाही में क्या हुआ, अच्छे अच्छे बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट टाइम उन्होंने इंटरव्यू दिया था और इस साल उनका प्री नहीं निकला, कितना खला होगा सोच के देखिए ज़रा, है ना। तो आपको किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज में कोई लापरवाही नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब सोते उठते जागते हर टाइम अपने दिमाग में ये रखना है कि मुझे बनना है, बनना है, बनना है। एक अपने आप से एक जिद आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बात को आपको ख्याल रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जो है, हम लोग प्री देख लिए यहाँ पे। ये प्री में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं और 2 पेपर में पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो सीसेट का होता है ना। ये मेरे समझ से शायद 9:30 से लेकर के 11:30 तक का पहला पेपर होगा, फिर 2:30 से लेकर 4:30 तक दूसरा पेपर होता है ना। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, ठीक है। इसमें आपका सीसेट जो है क्वालिफाइंग है और ये जो है आपका जीएस जो है वो ये बताता है कि आप जो है मेंस देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं, ठीक। मतलब अब ये ध्यान रखने वाली बात है ना। अब जैसे 100 क्वेश्चन है अगर आपके पास, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अगर 55 अगर इतना कर लिया, अगर आपने 55 आपके क्वेश्चन सही हैं, मतलब काटने पिटने के बाद जो गलत किया उसके बाद भी अगर इतने हैं आपके, तो आप अपने आप को एकदम सिक्योर में फील कर सकते हैं कि हाँ मेरा प्री निकलने जा रहा है, मेंस देने जा रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। 50 से 55 बस इतना ही चाहिए आपको। इसका मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है ना। जो रात दिन पढ़ने वाले हैं वो भी इतना नहीं पहुंचा पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। और सब ज़्यादातर जो होते हैं ना ये 50 से 60 के बीच में ही होते हैं, बस इतने में होते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि बहुत ज़्यादा, और वैसा करना भी नहीं है आपको, प्री टॉप थोड़ी करना है ना। और इसके नंबर जो हैं आपके मेंस में, इंटरव्यू में फाइनल नंबर नहीं जुड़ते हैं। सर फाइनल जो आपका सिलेक्शन होता है उनमें ये आपका ये अकाउंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक तरीके का स्क्रीनिंग है। यहाँ आप प्री निकल करके आप जा रहे हैं मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए, और इसके नंबर कहीं जुड़ते नहीं हैं। बस आपका जीएस का नंबर जो है वो ये कहता है कि अगर आपने 50-55 नंबर ला लिए हैं, अगर 55 से 60 में बहुत एकदम सिक्योर हो गया आप, तो वहाँ पर क्या है आप मेंस देने जा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। और इसमें भी एक खास बात है जो वो मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो है हम स्ट्रेटजी में बात करेंगे डिटेल से, लेकिन मैं यहाँ पे चूँकि बात आ रही है इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि आपने अपनी तैयारी जो शुरू की है वो मेंस की तैयारी से शुरू की है, तो आप सबसे सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मतलब अगर आपने मेंस की तैयारी की है तो आपको यूपीएससी का जो प्री का सिलेबस है 60 to 70% आपकी तैयारी हो गई। 60 to 70% अगर आपकी तैयारी होगी, और चूंकि मेंस की तैयारी की है, आपने थारो स्टडी किया है, तो प्री के आपके 50-55 क्वेश्चन आराम से आपके हो सकते हैं। थोड़ा बहुत करंट अगर आपने और अच्छे से पढ़ लिया है तो वो आराम से आप प्री निकाल लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी है, सिलेक्शन की स्ट्रेटजी है। आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको जितना जानना है वो ये है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। बाकी सारा एड़ी चोटी आपको जो लगाना है मेंस के लिए लगाना है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना। तो इसीलिए क्या है कि आप जब मेंस से तैयारी शुरू करेंगे ना तो आपकी प्री की तैयारी भी हो जाती है और आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है जिससे आप इंटरव्यू में भी आपको क्या मिलता है, उसका पूरा फायदा मिलता है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा किस पे जोर देना है, आपको मेंस पे देना है। और मेंस में भी सबसे ज़्यादा जो लिखने पे जोर देना है, आपको आंसर राइटिंग पे जोर देना है। आप ऐसे ही किसी टॉपिक को उठा लीजिए। अभी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके सामने है जिस पे आप सोच रहे हो, अभी करंट में कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा हो या आप नोटिस कर रहे हैं। देखिए अब तो देखने का नज़रिया आपको पैदा करना होगा भाई ना। अब ऐसे ही नहीं सब कुछ छोड़ सकते हैं, आपको हर घटना को ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ भी हो रहा है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो आप जिससे थोड़ा बेचैन हुए, परेशान हुए, कोई ऐसी न्यूज़,
हाँ बोलिए। ट्रेड वॉर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे ट्रेड वॉर चल रहा है, ट्रंप ने चाइना के ऊपर कुछ इस तरह बैन लगाया, फिर उसके बाद इंडिया के ऊपर भी कुछ बैन लगाने की, कुछ कंपनियों पे बैन लगा दिया, उधर ईरान पे, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो टैरिफ लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया की जो शेयर मार्केट है धड़ाम धड़ाम गिरे चले जा रहे हैं, है ना। ऐसे मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये समझ लीजिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना संभाल लेंगे लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ का। लेकिन जो छोटे छोटे निवेशक थे, जो इन्होंने पैसा लगाया था, वो तो डूब गए ना, वो डूब गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा था, जो गरीब था, वो और ज़्यादा गरीब हो गया ना, मिडिल क्लास और नीचे। अब जैसे गवर्नमेंट का ही आंकड़ा आप देख लीजिए आप, तो आपको ये पता चलेगा कि मिडिल क्लास अब क्या हो रहा है, वो सीमित होता जा रहा है। अब हमारे देश में जो क्लास जो है वो क्या है, या तो सबसे ऊंचा है या तो नीचा है। मिडिल क्लास जो है वो सिकुड़ता चला जा रहा है ना। तो ये परेशान करने वाली खबर है ना, बोलिए, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपको परेशान कर रहा है तो अब आपको न्यूज़पेपर में कहीं भी कोई चीज़ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, आप इंटरनेट पे उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, वहाँ से जाकर पढ़ेंगे आप, पढ़ करके चीज़ों को आप नोट करेंगे, आप उसमें से अच्छी चीज़ें रखेंगे, क्लास में डिस्कशन करेंगे, हम लोग से बात करेंगे, नो डाउट आपको फिर धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, अच्छे ढंग से आगे चले। प्री समझ आ रहा है ना, प्री, हाँ चलिए, ये प्री हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेंस में, है ना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, मेंस वाकई में मेंस है ना। ये मेन के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने नंबर का होता है, ये सारी चीज़ें। स्ट्रेटजी की बात हम करते ही रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, और क्लास में भी वही सारी चीज़ करना है हमको, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि मेंस में हमको क्या करना है, कैसे करना है। इससे पहले हम ये समझें कि इसका पैटर्न क्या है मेंस का, एग्ज़ाम का, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो है आपको एक इंग्लिश का पेपर जो होगा वो कंपलसरी होगा। ठीक है, ये कंपलसरी होगा, 300 का, 300 नंबर का होता है। और दूसरा जो होगा कोई भी एक लैंग्वेज, जो आपका जो आपके संविधान में जो चीज़ें हैं ना, शेड्यूल में दिया हुआ है, लगभग 22 भाषा है ना इस वक्त, 22 लैंग्वेजेस हैं। ये 22 भाषा में से कोई भी एक लैंग्वेज आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज आप यहाँ पे चुन सकते हैं। ये कंपलसरी है, इंग्लिश का देना ही देना है। और दूसरा जो लैंग्वेज है वो आपके जो शेड्यूल में दिया हुआ है, अनुसूची में जो दिया हुआ है संविधान के, उसमें क्या करना है, आपको कोई भी एक लैंग्वेज उसमें से चुन के रखना है। तो आप नॉर्थ इंडियन, ऑब्वियस सी बात है, आप हिंदी ही चुनेंगे, है ना। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो है ना, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये नंबर जो है ना जुड़ता नहीं है। ठीक है, ये भी 300, ये भी 300 का होता है, ये नंबर जुड़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको क्वालिफाई सिर्फ करना है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग होता है। और ये आपका जो होता है, क्या होता है, ये पहला आपका पेपर होगा सबसे, जब जाएंगे आप शुरू में तो ये दोनों पेपर होंगे आपके। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, आपका एसे का पेपर होगा। मार्क्स 33% ही होना चाहिए, नहीं और कम है शायद, नहीं और कम है इसका, मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 25% है या ऐसे कुछ है, कंफर्म कर लेंगे अभी, मतलब एग्जैक्टली ध्यान, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ना ये, तो इसलिए दिमाग उधर गया नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये क्वालिफाइंग है, बस इतना ध्यान रखना है। और बहुत मतलब आप आराम से ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं आप, है ना। अभी ज़्यादा तो फोकस करना आपको सी सेट पे करना है, क्योंकि सी सेट पे मैथ, रीजनिंग वगैरह ना उसका लेवल बहुत ज़्यादा उठा दिया है ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद क्या होता है, आपका एक पेपर होता है एसे का। ठीक है, एसे ये होता है आपका 250 नंबर का। ठीक है, 250 नंबर का। इसमें देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है ना कि ऐसे जो है, अब की बात अगर करें हम, तो जो ऐसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, इसके पहले देखिए ऐसे के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चूंकि बात कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डिटेल बात कर लेना। तो दो तरीके के ऐसे पूछे जाते हैं, एक होता है कॉन्क्रीट, जिसको हिंदी में कहते हैं मूर्त, है ना, मूर्त कहते हैं हिंदी में। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं अमूर्त। अमूर्त मतलब जैसे दार्शनिक वगैरह जैसे शब्द होते हैं ना, दार्शनिक फिलोसफिकल जो होते हैं वो। कॉन्क्रीट का मतलब ये है कि जो आप जीएस पढ़ते हैं ना, जीएस जैसे पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं ना,
तो क्या जीएस में पढ़ते हैं आप, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसा चेंजेस हो रहे हैं या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे ट्रेड वार ही है, आप जीएस में पढ़ते हैं ना, तो उन्हीं टॉपिक्स पे क्या बना देता है, ऐसे बना देता है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी अमूर्त होता है, मतलब आप जो परिवर्तन दुनिया में देखना चाहते हैं पहले वो परिवर्तन आप अपने अंदर लाइए, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, ये फिलोसॉफिकल हो गया, है ना। मतलब ये क्या हुआ, अमूर्त किस्म का हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, आपको उसके बारे में अगर आपने ठीक से सोचा नहीं है, आपने जिया नहीं है, आपका अप्रोच वैसा नहीं है, आपका नज़रिया वैसा नहीं है, तो इस तरीके के ऐसे आपको लिखना बहुत मुश्किल होगा। अब हो क्या रहा है, यूपीएससी जो है ना, अब यहाँ से ये जो है ऐसे ख़त्म, बना ही नहीं रहा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यही ऐसे आपसे पूछ रहा है, ठीक। मतलब दो पार्ट में पूछता है, फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। तो पहले क्या करता था, इसमें जो है पूरा कॉन्क्रीट बनाता था जो जीएस वाली चीज़ें हैं, और इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट बनाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब वो चलने वाला नहीं है। जब तक आपके खून में वो चीज़ें शामिल नहीं हुई हैं, आपकी सोच समझ वो सारी चीज़ें आपके खून में नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि इस तरीके का ऐसे लिखने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही अच्छे से ना। तो इसलिए क्या है कि ऐसे का पेपर जो है अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए आपको डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। जीएस पढ़िए ही पढ़िए, साथ ही साथ थोड़ा सा आपको क्या है, थोड़ा सा दार्शनिक तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक टॉपिक ही है, मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना आप समझें इस चीज़ को कि अभी घर में यहाँ से निकलने के बाद मुझे कैसे कैसे और क्या क्या करना है, और अपने सोच में हमेशा क्या चीज़ में रखना है, क्या मुझे सोचते रहना है, क्या मैं आम लोगों की तरह सोच सकता हूँ या मेरी सोच थोड़ी सी अलग होगी, है ना। तो आपको ये बात समझ में आएगी ना। जैसे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, हम लोग आएंगे वापस उस पर, है ना। थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए। अभी देखिए, चूँकि क्या है ना कि जो मेरा जो कंसर्न है रायपुर में, है ना। जैसे हम लोग दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, प्रयागराज में पढ़ा रहे हैं, जयपुर चले गए, तो दिल्ली में खास तौर पे हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की बेसिक बात नहीं, सीधा टॉपिक पे आके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि बच्चों को सब पता है ना। लेकिन थोड़ा सा रायपुर छत्तीसगढ़, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर अभी बनाया नहीं गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमको पहले एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हमको ये सब चीज़ बात करनी है ना। तो ये सब बातें ठीक लग रही हैं हम लोग को, समझ में आ रही बातें ना, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक टॉपिक बता रहा हूँ ना, टॉपिक मानव स्वयं में एक साध्य है। ह्यूमन इज अ टारगेट इन इटसेल्फ, कह सकते हैं, अपने आप में ही क्या है, एक साध्य है, कह सकते हैं ना। या फिर ऐसा एक बन जाता है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ठीक। मोक्ष के बारे में बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें कहे हैं ना। तो मोक्ष एक्चुअल में क्या है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वाधिक सर्वाधिक सटीक जो रास्ता है, मैं शब्द उस तरह से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना, कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वाधिक उपयुक्त और सटीक जो रास्ता है वो क्या है, मानव सेवा है, ठीक। ये क्या है, आपका ऐसे का टॉपिक है यूपीएससी का। अभी बताइए, आप जीएस पढ़ करके ये चीज़ें कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने अंदर इस तरीके की सोच पैदा करनी होगी, है ना। जैसे मैं आपसे अगर ये कहता हूँ कि मानव स्वयं में एक साध्य है, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये इसका सीधा सा निचोड़ जो निकलता है वो क्या निकलता है, मानवता, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा बहुत आसान से लैंग्वेज में समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, है ना। समझाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता चलूँ ताकि आप आज से सोचना शुरू कर देना। अभी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम सोचना तो शुरू कर देंगे ना, क्योंकि पहला स्टेप यही है कि आप उस दिशा में सोचना शुरू करें, है ना। जैसे आप में से कौन ऐसा क्लेम कर सकता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? अभी तक एक भी हाथ नहीं उठा। ये तो अजीब सी बात हुई ना। बताइए
कौन ऐसा दावा कर सकता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? कर सकते हैं? अच्छा, क्यों ऐसा? मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बहुत गहराई है इसमें, बहुत आराम से हम लोग बात कर रहे हैं, जनरलाइज मैंने बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सतही बातें हो रही हैं, बहुत गहराई वाली बातें हो रही है। जब मेरी बात आप समझ जाएंगे ना, तो आप अपनी पर्सनालिटी में आज से ही चेंज महसूस करने लगेंगे, आपके व्यवहार में वो चीज़ें दिखने लगेंगी, आपका बिहेवियर जो चेंज होने लगेगा, ठीक है ना। और यही इसी को कहते हैं, आईएएस बनना है तो ये सारी चीज़ों को जीना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो चलिए, मैं 2-4 बातें भी करता हूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। चलिए बताइए ज़रा, आपको कैसा लगा कि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या सबसे ज़्यादा प्यार? किसी चीज़ के मना नहीं करते हैं, मतलब आपको आज़ादी चाहिए? हाँ बोलो बोलो, ठीक है ठीक है, बोलो। सिर्फ इसलिए कि मम्मी पापा आपको पूरी आज़ादी दिए हुए हैं, इसीलिए सबसे अच्छे हैं? नहीं, ऐसा है, होना चाहिए ये चीज़, ऐसा भी है। हाँ, और मम्मी पापा आपसे क्या बोलते हैं? आईएएस बनो, खूब पढ़ाई करो, ये करो वो करो, हाँ, कोई प्रेशर नहीं रहता है? अच्छा ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आजकल ज़्यादातर क्या होता है, आप लकी है ना, बहुत अच्छे पेरेंट्स आपको मिले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर माँ बाप के लिए अपने बच्चे की खुशी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब माँ बाप के लिए वो बच्चा जो है साध्य है, साधन नहीं है। लेकिन जब एक माँ बाप अपने बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको आईएएस बनना है, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं, रात दिन उसके मतलब आगे पीछे लगे रहते हैं। हाँ, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो उसके ऊपर सारी चीज़ें इम्पोज करते हैं। इसका मतलब उनका बच्चा उनके लिए साध्य नहीं बल्कि साधन है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आ रही? तो जब भी आप किसी इंसान की खुशी को सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं, तवज्जो देते हैं, प्रियोरिटी में रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंसान आपके लिए क्या है? साध्य है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे ये चीज़ें समझने वाली बात है कि अब आप जो है किस तरीके का व्यवहार, इस बात को समझने के बाद किस तरीके का व्यवहार आप करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए, जैसे मोक्ष है, मानव सेवा की बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, बस चीज़ें थोड़ा समझने के। साधन और साध्य का मतलब समझ में आया ना कि नहीं आया? तो इंसान को या मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप जिस इंसान को आप देख रहे हैं या जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके लिए साध्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी सोच जो है बदल जाएगी, आप जजमेंटल नहीं होंगे। जजमेंटल होने का मतलब ये होता है कि आप किसी को ये कह देते हैं कि ये बहुत ही ख़राब है, किसी को ये बोल देते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये उसको बोलते हैं जजमेंटल होना। अगर आपने किसी को एकदम ख़राब मान लिया और कह दिए कि आपने उसको कैटेगराइज कर दिया कि बहुत ख़राब है, या किसी खास धर्म के लोगों को आपने कैटेगराइज कर दिया कि ये बहुत बुरे होते हैं, किसी जाति के लोग को आपने कह दिया कि ये बहुत बुरे होते हैं, है ना। तो ये अपने समाज में तो है ना ये चीज़। आप एक खास प्रकार की जाति को क्या बोलते हैं, मतलब आप समझ ही रहे होंगे इस चीज़ को। किसी धर्म विशेष को भी आप इस तरह ये बहुत ही ख़राब होते हैं, इसको क्या कहते हैं? जजमेंटल होना। और जजमेंटल होना इसका मतलब क्या हुआ? आपकी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ ये हो गई। क्यों भाई, क्यों कह रहा हूँ मैं? अब मैं आपको यूपीएससी के क्वेश्चन से जोड़ के बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी, है ना। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं? अगर आप जजमेंटल हो गए अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके अंदर सुधार की गुंजाइश से इनकार कर रहे हैं। देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी करेक्शन, यही है ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको एक टैग लगा दिया है, ये खराब है, इस धर्म या इस जाति के लोग खराब हैं, या ये खराब है वो खराब है, ये आप जजमेंटल हो गए और आपने उसको सुधरने का मौका नहीं दिया। इसका मतलब वो मानव आपके लिए क्या है? साध्य तो नहीं हुआ ना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब ये बताइए आप कि यूपीएससी में एक ऐसे आया है, गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है? ये इस तरीके से है, मैं अपराधी, या कोई भी ले, थर्ड पर्सन में ही करके बात कर लीजिए, अपराधी से नहीं बल्कि अपराध से नफरत करता हूं।
अब जजमेंटल हो जाएंगे तो ये स्टेटमेंट आपको गलत लगेगा। अगर आप जजमेंटल नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, इंसानियत आपके अंदर है, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, है ना भाई? क्यों भाई? इसीलिए क्योंकि आप जिसको अपराधी मान लिए तो इसका मतलब जजमेंटल हो गया, आपने फैसला सुना दिया कि अपराधी है, ये खत्म, खराब आदमी है, इससे नफरत करना चाहिए। अभी बताइए आप कि अपराधी से नफरत करना अच्छी बात है या अपराध से? अपराध से ना। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब जजमेंटल होना आपकी पर्सनालिटी का सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। अगर आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ है तो ये सारे ऐसे आप लिख ही नहीं पाएंगे। लिख पाएंगे क्या? मेरी ये भी बात समझ में आ रही है? ये जो है ना यूपीएससी की डिमांड है, जो कि आपके सोच में, आपकी पर्सनालिटी में वो चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज ये एब्स्ट्रैक्ट जो ऐसे आ रहे हैं वो आप कतई नहीं लिख पाएंगे, इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा बोल ही नहीं पाएंगे। और आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिलेक्शन भी नहीं होगा। फिर समझ में आई बात? अच्छे से समझ में आई? अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें। जजमेंटल ना होना कितना फायदेमंद है, इस बात को समझिए आप जरा। अब जैसे मैं टीचर के रूप में हूं, मैं आप में से किसी को ये कहते हैं बहुत नालायक है, इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं टीचर नहीं हूं, मैं बेकार आदमी हूं। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी जो है वो संभावनाओं को ढूंढने में लगाना चाहिए, कमी है जहां पे उसको हटा करके उसको पॉजिटिव करने में होना चाहिए। और मैंने टैग लगा दिया कि ये बिल्कुल नकारा है, इसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, तो मैं क्या उस पर ध्यान दूंगा क्या? इसका मतलब मैं अपनी ड्यूटी से हट रहा हूं ना। मेरी बात समझ में आ रही है? एक इंसान होने के नाते आपको अपनी ड्यूटी से हटना चाहिए क्या? आईएएस ऑफिसर होने के नाते आपके पास जो ड्यूटी है उस ड्यूटी से हटना चाहिए क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आईएएस बनने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? आपको जजमेंटल नहीं होना है। ठीक, अच्छे समझ में आई बात ना? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं थोड़ी चीज़ें और आपको बता दूं ताकि मैं जो बोल रहा हूँ बार बार ना आपको वो सारी बातें समझ में आने लगे, है ना? आईएएस बनने के लिए आपको खुद को तैयार करना है, और आपकी सारी पढ़ाई वढ़ाई सिर्फ एक साधन है आपके लिए, आपको तैयार करने के लिए, आईएएस बनाने के लिए। ठीक है? तो आईएएस बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है अच्छा इंसान बनना। ठीक है? इसीलिए चौथा पेपर एथिक्स वाला, नैतिकता वाला जोड़ा है ना? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। ठीक है? तो ये सब चीज़ समझना है। जीएस आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ करके उसको क्या करना है? उसे सीखना है आपको चीज़ों को, है ना? सही फैसला करना है आपको। चलिए, अब मैं ये कह रहा हूं ना कि यहाँ पे हमने क्या क्या समझा? साध्य साधन समझ लिया ना? ये समझ में आया ना? तो मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं मानवता, तो वहां पे इंसान को एक साध्य समझना चाहिए ना। ठीक है? अब ये चीज समझिए कि एक टर्म है मोक्ष। मोक्ष है, तो मोक्ष जो है वो आपको प्राप्त होगा ईश्वर सेवा से। ईश्वर सेवा से, और ईश्वर सेवा क्या है? मानव सेवा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पूछा 250 नंबर का एक टॉपिक है यार, सोचिए कितनी बड़ी बात है ना? अब समझिए इस चीज को कि इसमें चीजें क्या हैं। ये तो आ ही जाएगा, एकदम यकीन मानिए, ये तो आना ही आना है। आपके एनालिसिस में अगर ये नहीं आ रहा है तो आप लिख ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में, है ना? अब समझिए इस चीज को। अगर ये कहा जाता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, आपके अंदर भी आत्मा है, इनके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, परमात्मा कौन है? अगर उसी का अंश हमारे अंदर है तो इसका मतलब ये है कि मैं उस ईश्वर का अंश हूं, मेरे आत्मा जो उसका अंश है। तो क्या ये गलत हो सकती है क्या? गलती हो सकती है लेकिन गलत नहीं हो सकती। मानते हैं इस चीज को कि नहीं? मानते हैं ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर हर इंसान में उस ईश्वर का अंश है, तो अगर एक इंसान की सेवा कर रहे हैं तो किसकी सेवा कर रहे हैं? अभी मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें कौन कौन से टर्म आ गए? आपका साध्य वाला भी आ गया, मानवता वाला भी आ गया, ईश्वर सेवा, मोक्ष, सारी चीजें आ गई ना। अब बताइए, एक ही चीज आपने समझा है और यूपीएससी का कम से कम आपने 4 ऐसे समझ लिया। इतना आसान है, बस आपको सही तरीके से पढ़ने भर की जरूरत है। ठीक है ना? इस लेवल पे आके आपको समझना है चीजों को। अदरवाइज आप पढ़ते रह जाइए, जिंदगी आपकी बीत जाएगी, विद्वान बन जाएंगे, मेरे जैसा चश्मा लगा के पढ़ाते हुए नजर आएंगे, लेकिन आईएएस नहीं बन पाएंगे आप। ठीक, अच्छे से बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो आपको तरीका समझ में आ रहा है, आपके अंदर कैसे चेंजेस आने चाहिए, बातें समझ में आ रही है आपको ना? तो ये चीजें आपको लगातार करना है, बहुत अच्छे से करना है। ठीक है ना? चलिए हम आगे चले, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? मेंस में थे ना? ये विजिबल है कि नहीं है? नहीं है?
थोड़ा लाइट कलर ये ले लेते हैं। हम लोग मेंस की बात कर रहे थे, है ना, हम लोग मेंस की बात कर रहे थे। हम लोग ने क्या देखा, हिंदी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश तो कंपलसरी है, हिंदी जो है या फिर जो भी आपके शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में है 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। हम नॉर्थ इंडियन है तो ज़्यादातर हम लोग क्या चुनते हैं, हिंदी ही चुनते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो नंबर जो है एक्यूमुलेट नहीं होता है आपके फाइनल नंबर में, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने क्या बात किया, ऐसे की बात की ना। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 250 शब्द है। बस आपकी एक बार पर्सनालिटी अगर तैयार हो गई तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे जाके लिखाएंगे। सही बात, अच्छे समझ आ रही है। और ये 250 नंबर 1-2 नंबर नहीं है, 250 नंबर है, 250 नंबर है जो आपको रैंक देंगे। आप आईएएस बनेंगे कि आईपीएस बनेंगे कि आईएफएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, क्या बनेंगे, ये आपको रैंक दिलाने वाली है। तो अब ये बताइए आप कि जो पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, बिना उसका निर्माण किए, बिना उसको डेवलप किए ये नंबर आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। तो अब आपको बदलाव करना पड़ेगा ना, बहुत अच्छे ढंग से ना। आज से आप किसी को भी ये कहेंगे क्या कि वो जाति का है या वो धर्म का है, वो निकम्मे होते हैं, बड़े खराब होते हैं, कहेंगे आज के बाद से? ये सिर्फ राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे जो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो क्या है, ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसलिए आप कहीं भी कोई चीज़, पॉलिटिकल रीजन से आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, उसमें बहिए मत। आपका अपना स्टैंड होना चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर की जो पर्सनालिटी है उसका अपना उसमें एक स्टैंड होता है कि मैं ये हूँ, मेरी सोच ऐसी है, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है अच्छे से, तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। तो मेरी बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही होगी आपको कि आईएएस बनने के लिए मैं अगर बोलता हूँ कि आपको ऐसा होना होगा, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक, अच्छे समझ में आई बात, आगे चले, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, ठीक है। जीएस में मेंस के फिर 4 पेपर होते हैं, ठीक है। और सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, 250 नंबर के होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये 250 में, इसमें भी आपको वही सब पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना। इसके अलावा इसमें आप पॉलिटी है, गवर्नेंस है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आप। इसमें आपका जो आ जाएगा साइंस है, इकोनॉमी है, ये जो है आपका क्या आ जाएगा, एथिक्स है, इंटीग्रिटी है ना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ये सब पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। इसमें भी पढ़ाई आपको डिटेल वाली ही करनी है, एनालिटिकल पढ़ाई करनी है, समझने वाली पढ़ाई करनी है। समझ आ रही बात ना, ठीक है। और यहाँ जो पढ़ेंगे यही चीज़ें आपको इंटरव्यू में ले जाएंगे और आपको नंबर दिलाएंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ज़रा कितने नंबर हो गए, ये हो गया आपका 1000, ये कितना हो गया आपका, है ना। तो अभी तक कितने नंबर हो गए हमारे पास, 1250 हो गए, है ना। ये आपके 1250 नंबर हो गए, जिसमें ऐसे के 250 हैं और 4 पेपर ये हो गया 250 का, मतलब कितना हो गया, 1250 नंबर्स अभी तक हो गए, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। तो कितने पेपर हो गए आप देखिए ज़रा, 2 जो क्वालिफाइंग थे अगर उसको हम हटा दें, है ना, 2, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 पेपर ये हो गए मेंस के। ये क्वालिफाइंग है 2, हिंदी और इंग्लिश वाला जो बात की है वो क्वालिफाइंग है, उसको अभी छोड़ते हैं, है ना। ये कितने हो गए आपके, 5 पेपर हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो होगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसमें आप कोई एक, अब पहले 2 सब्जेक्ट हुआ करता था, अब 1 सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा जाए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट, आपके पास पहले से आपने पढ़ रखा है, आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो अच्छी बात है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेंड है वो क्या कह रहा है। एक समय में एंथ्रोपोलॉजी खूब चलता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खूब चलता था, है ना। समय समय पर अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो चले, है ना। इस समय आप देखेंगे क्या कि सबसे ज़्यादा जो चल रहा है PSIR चल रहा है ना, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। इस तो ये जो चल रहा है मतलब राजनीति विज्ञान जिसको बोलते हैं ना, वो चल रहा है। इसके अलावा सोशियोलॉजी चल रहा है, एंथ्रोपोलॉजी चल रहा है, हिस्ट्री तो फिर चलता ही रहता है ना। तो इस तरीके के सब्जेक्ट चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट और ट्रेंड ये दोनों को ध्यान में रख करके आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए, ठीक। और एक चीज़ और इसमें शामिल हो जाती है, आप ऐसा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं जिसका फ़ायदा आपको जीएस में खूब मिलता है, तो इसका मतलब ये भी एक चुनने का तरीका है।
तो आप किसी एक वजह से ना चुनिए, बल्कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कीजिए, चुनिए आप, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा सटीक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट भी क्या होता है, इसमें भी 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर, और ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक ही दिन में दोनों होते हैं, सुबह शाम। ठीक है ना, कितना लिखना पड़ेगा सोच लीजिए। अगर अभी से आपने अगर इशिता किशोर का सुना होगा, इशिता किशोर वो है जहाँ मतलब जैसे दिल्ली में पढ़ा रहा था, तो जिस इंस्टीट्यूट में क्लास लेने जा रहा था वहीं से वो सेलेक्ट हुई थी, है ना। तो आप उनको अगर देखेंगे ना, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैंने सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है, वैसे आमतौर पर मैं किसी का नाम लेके किसी को मोटिवेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, सबसे अच्छी बात है। ठीक है ना, आप अपने से प्रेरणा लीजिए सबसे ज़्यादा, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी कमियाँ, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास सलाहियत होनी चाहिए अपना इवेल्युएशन करने का, पॉजिटिव रहते हुए इवेल्युएशन करना है ना, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो मैं जो कहना चाह रहा था वही कहना चाह रहा था, आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है मेंस के लिए, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो जोर देना है लिखने में, राइटिंग प्रैक्टिस पे। यही आपके सिलेक्शन का बेस बनेगा, समझिए। अगर आपने मेंस की तैयारी अच्छे से की है और खूब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिलेक्शन पाना बस समझ लीजिए अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, और लिखने की प्रैक्टिस करना है, यही है आपका मूल मंत्र है। ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है आपको। ठीक है ना, तो ये आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए, ये भी क्या हो गए आपके 250 के हो गए। तो अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, 1250 नंबर देखा था ना, और ये 500 और उड़ गए, कितने हो गए, 1750 हो गए, है ना, ये हो गया आपको 1750। ठीक, अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो है आपका यानी 1750 नंबर है, तो अब ये मत समझिएगा कि जैसे आप लोग हाई स्कूल में और हाई सेकेंडरी में जो नंबर लाते हैं ना, 90%, 95%, सीबीएसई वाले 99% लाते हैं, 98% लाते हैं, है ना, तो इतनी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, कोई लाभ ही नहीं पाता है, कोई लाभ ही नहीं पाता है। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे उनकी भी एक क्या है, इसके लिए उनकी एक अपनी पॉलिसी है। ये क्या करते हैं, ज़्यादातर जनरलाइज तरीके से आपको नंबर देते हैं। मतलब ये हुआ कि अब ये समझिए कि आप 50% नंबर आपको मिलता है आमतौर पे। आप अच्छा लिखने वाले हैं, ज़्यादातर लोगों को 50% के आसपास ही नंबर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसके बाद आपने मान लीजिए 50% नंबर ला लिया है, मान लीजिए क्या है, इतना 1750 नंबर है, तो 1750 में आधा कितना हो गया, 900 के थोड़ा सा कम है ना, मतलब 875 हो गया ना, 875 हुआ। तो अब इसका मतलब ये मान लीजिए क्या है कि 850 या 875 या 900 इस तरीके से आपका नंबर आ गया, तो आपका क्या हुआ, मेंस क्वालिफाई हो गया, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे अब। ठीक है, अब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे जब, तो इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट, वहाँ एक मनोचिकित्सक बोलते हैं ऐसे, है ना, वो बैठा रहता है। इसके अलावा बाकी सारे लोग जो होते हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के बड़े माहिर स्कॉलर्स लोग होते हैं वो, है ना, वो लोग क्या करते हैं, आपको बहुत तरीके से आपसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ अपना, मेरा जो पहला इंटरव्यू था यूपीएससी का, तो इंटरव्यू के दौरान हुआ ये था कि उस समय कोई शायद कोई युद्ध चल रहा था, इराक उराक वाला, ऐसी टाइप का कोई उस समय लड़ाई चल रही थी। तो नो फ्लाई जोन, समझ रहे हैं ना, एक एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है अगर, इसका मतलब ये कि उसके ऊपर से कोई चीज़ आ जा नहीं सकती है ना, तो ये चीज़ होता है। तो एक ने मुझसे पूछ लिया, नो फ्लाई जोन जानते हैं, डू यू नो अबाउट नो फ्लाई जोन? तो मुझे पता था, उसी दिन न्यूज़पेपर में आया था, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ा था, लेकिन मुझे पता भी था कि क्या है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अगर बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ तो इसमें बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेगेटिव हो गया था, एक्चुअल में डरा हुआ था, नेगेटिव हो गया था कि मुझे फंसा लेंगे, उलझा देंगे। बहुत सारे लोग तरह तरह की सलाह देते हैं ना, तो वो सलाह में मैं भी फंस गया। और मुझे कहा गया कि बहुत ज़्यादा मतलब जो चीज़ जिस एरिया में तुम अनकंफर्टेबल हो वहाँ उस पर जाने की कोशिश नहीं करना, बचने की कोशिश करना, और बहुत हद तक मोल्ड करने की कोशिश करना। तो मैं बोला कि मैं अपने दिमाग में सोचा कि यार थोड़ा ही बहुत जानता हूँ, बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और इसमें फंसने से बेहतर है कि मैं इसको थोड़ा सा स्किप ही करूँ, है ना, उसको टालूँ थोड़ा। तो बोले कि सर थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मुझे है नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे इतना, ये तो अभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, अभी जो ये वार चल रहा है उसमें सारी चीज़ें चल रही है, नो फ्लाई जोन ये है वो है। तो मैं बोला कि सॉरी सर, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, है ना। तो बोले अच्छा कोई बात
उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ऐसे घूम के फिर उसके पास आया, उस मेंबर के पास बोर्ड के, फिर अच्छा अब तो आपको याद आ गया होगा नो फ्लाई जोन क्या है। अब समझिए इस चीज़ को। मैं फिर बोला कि सॉरी सर मुझे नहीं पता है, मेरा बोलने का लहजा थोड़ा देखिए बदल रहा है ना। फिर उसके बाद अच्छा अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद फिर ऐसे घूमेंगे, फिर उसके बाद फिर आया यहाँ पे, अब तो आपको याद आ ही गया होगा। तो फिर मेरा लहजा थोड़ा सा और बदल गया, नहीं सर मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं याद आ रहा है, मेरा चेहरे का पढ़िए मेरे चेहरे को, है ना। तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा मतलब उसका चेहरा भी थोड़ा रिजिड टाइप दिखने लगा। फिर उसके बाद फिर घूम के आया, फिर 5वीं बार उसने मुझसे बोला, तो मेरे मुंह से क्या निकला, मैंने कहा ना सर मुझे नहीं पता है। समझिए मेरे पास पेशेंस नहीं है ना, जबकि एक IAS ऑफिसर के लिए क्या होना चाहिए, बहुत पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत एंटी कंडीशन में काम करना पड़ता है, सही बात है ना। तो अब ये समझिए ज़रा कि वहाँ उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को जज कर लिया। अगर मैं कोई और बहाना करूँ कि मैं नहीं सेलेक्ट हुआ, मुझे सिलेक्शन नहीं दिया, वहाँ धांधली होती है, बिल्कुल गलत बात है ये, है ना। समझिए इस चीज़ को, ये पर्सनालिटी का टेस्ट है आपका, है ना। देखिए कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में एक जो पत्थर उत्थर लोग मारते नहीं है, वहाँ पे पत्थर चलाते हैं, है ना, वहाँ जो लड़ाई का एक हमेशा माहौल बना रहता है, टेरर का वहाँ पे माहौल बना रहता है। तो एक जो सेना का जो ऑफिसर था उसने क्या किया था, उन्हीं में से किसी आदमी को पकड़ करके अपने जीप की बोनट पे सामने बांध दिया था कि मारो पत्थर अब, है ना, बड़ा हाईलाइट हुआ था ये चीज़, है ना। तो वहाँ पे एक कैंडिडेट से यूपीएससी में बोर्ड ने पूछा कि अब बताइए ऐसा ऐसा सिचुएशन है और इस सिचुएशन में बचना है और आपके सारे जितने भी आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। और ऐसा सिचुएशन है कि आप और कोई मतलब रास्ता नहीं है आपको उनको बचाने का। वो रास्ता क्या है कि आप जो आदमी को पकड़े हैं उनमें से उसको ही आप बोनट पे बांध करके लेकर के चलिए, तभी आप लोग निकल पाएंगे। तो मतलब पहली बार में वो लड़के ने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। बोले क्यों नहीं करेंगे भाई, उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है ना, और वहाँ कोई और भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्या करेंगे। 2 बार 3 बार, तीसरे बार में जाके बोला कि मैम जब कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब ये मैं करूँगा, फिर बाहर हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो मानवता का सिद्धांत है वो आपके लिए हमेशा साध्य होगा। मतलब किसी भी केस में आप उससे समझौता नहीं कर सकते। आपको इस वैल्यू को, ये कार्डिनल वैल्यू है आपका और आपको इसको मेंटेन करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताइए आप, ये जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपीएससी के इंटरव्यू में और आप अभी क्या करेंगे, आमतौर पे जो भी माहौल है उस माहौल में क्या बोलेंगे, मैं रहता तो मैं तो गोली मार देता सीधा सीधा, यही बात होगी ना। समझिए आप, जो आम भावना है, जो भीड़ मानसिकता है, उसमें आपको नहीं जाना है। आपका अपना एक स्टैंड होगा, आप अपनी तरफ से जहाँ पे खड़े हैं, जिन सिद्धांतों के साथ, जिन मूल्यों के साथ, आपको हमेशा उसको पकड़ के रखना है, इंटैक्ट रहना चाहिए आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है अच्छे से। तो यूपीएससी का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप अगर देख रहे हैं कि ये जो आपका नंबर है वो 50% के आसपास ही ज़्यादातर लोगों को मिलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो है पहले जो इंटरव्यू के नंबर कम हुआ करते थे, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 275 कर दिया गया है। उनको स्कॉलर नहीं चाहिए, उनको कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए अर्थात इसके लिए एक पूरी जो पर्सनालिटी जो है, जो पूरी तरह से मेच्योर है, डेवलप्ड है, वो चाहिए उनको। इसीलिए इसका वेटेज जो है आप देख रहे हैं बढ़ गया। ठीक, क्या हुआ, आप 50% नंबर ज़्यादातर लोगों को दिए हैं, तो आपका रैंक और आपका सिलेक्शन कौन डिसाइड करेगा, ये सही बात है कि नहीं। इसीलिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना, सोच के देखिए ज़रा आप, ठीक है। तो आज के बाद से आप भीड़ में शामिल नहीं होंगे, आप अपना एक स्टैंड बनाएंगे, ह्यूमैनिटी को समझेंगे आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके कार्डिनल वैल्यूज़ को समझेंगे आप, और आप जो है एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। आप दर्शन पढ़ेंगे तो गांधी जी के जो स्टेटमेंट्स हैं, अंबेडकर जी के जो स्टेटमेंट्स हैं, इसके अलावा आपका विवेकानंद जी के जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको आप पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे भी, और कितना सही है, कितना अच्छा है, वो भी आपको जानना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब आप चौथा पेपर पढ़ेंगे एथिक्स का, तो एथिक्स में देखिए क्या होता है ना, ये भी इसी तरीके से दार्शनिक है पूरी तरीके से, आप बस रटा रटा वहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपकी पर्सनालिटी डेवलप है तभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चौथा पेपर आपको 250 नंबर, ए से आपका 250 नंबर, ये बताइए 500 नंबर है और 275 ये
यानी आपका 775 नंबर है। अभी बताइए छोटा मोटा नंबर है नहीं है ना। 775 नंबर आपका सिलेक्शन ही नहीं, आपका रैंक भी डिसाइड करने वाला है। और ये सारी चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपकी सोच और आपके अप्रोच से सब चीज़ है। लेकिन ये तो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है ना। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं है ना, तो इसका मतलब आप कभी सिलेक्शन पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे ना। अब आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? अपनी स्टडी पे और अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी सोच पे, अपने अप्रोच पे, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, अपना एवेल्युएशन, अपना मूल्यांकन आपको करते रहना है, रोज़ करते रहना है। अच्छा, किसी गरीब की मदद करने के बाद उसका चेहरा देखते हैं मुस्कुराता हुआ? देखते हैं? बोलिए, आपको अच्छा लगता होगा ना? लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है। नहीं देखना चाहिए, आप उसको शर्मिंदा कर रहे हैं। क्यों? क्यों? एग्जैक्टली जब आप किसी की मदद कर रहे हैं मतलब आप ऐसे हैं और वो ऐसे है, ठीक है। अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं और आपके मन में ये ख्याल है कि मैं इंसानियत की सेवा के माध्यम से अपने ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं वो आप एहसान के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर्ज उतारने के लिए, जो आपके ऊपर कर्ज है। क्योंकि आप अगर अभी हैं दुनिया में, आपका कपड़ा किसी गरीब आदमी ने बनाया होगा, है ना। आपका घर द्वार कोई साफ करने वाला होगा, है ना। आपके बाल काटने वाला, आपकी बीमारियों में आपकी मदद करने वाला नर्स हैं, डॉक्टर है, सभी लोग, पूरा सोसाइटी आपको पालने पोसने बड़ा करने में पूरा योगदान दी हुई है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो अपना कर्ज उतार रहे हैं या फिर उसके ऊपर एहसान जता रहे हैं? बात समझ आई अच्छे से? अगर आपकी सोच ऐसी हो जाएगी ना तो कभी भी आप इंसानियत से डिगेंगे नहीं आप, है ना। इंसान है मतलब उसको पैदाइशी अधिकार है कि वो सम्मान प्राप्त करे। और यही सारी चीज़ें प्रस्तावना में पढ़ेंगे, डिग्निटी वगैरह जब पढ़ रहे थे ना, तो ये सभी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? एकदम क्लियर है या कहीं कुछ बच गया है, कुछ कसर रह गया है? एकदम ठीक ठीक। और यही सारे व्यूज़ को लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। सारे पर डे की क्लास हमारी इसी तरीके से होगी। हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे और आपकी पर्सनालिटी में उस चीज़ को शामिल करने की कोशिश करेंगे। और जब थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ेंगे, 10 से 15 दिन हो जाएगा, फिर मैं आपसे लिखवाऊंगा, है ना। अलग हम लोग बैठेंगे क्लास में, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा, आप लिखेंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी का कौन सा स्वरूप वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और अगर आप ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब ये कौन सा स्वरूप है, और आपको नंबर किस में मिलेगा, क्या लिखने में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सारी चीज़ समझेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब बातें समझ में आ गई, अच्छे ढंग से समझ में आ गई। अब हमको क्या मिल रहा है, टोटल जो हमारे पास नंबर हो गए, कितने हो गए, 1750 और आपका ये 275, कितना हो गया टोटल, 2025 हो गया ना, 2025 हो गया। अब इसमें क्या है, मान लीजिए एक 1000 सीट है अगर, तो उसी हिसाब से क्या मिलेगा आपको, नंबर और रैंकिंग मिलेगी। अब मान लीजिए क्या है कि आपको टोटल नंबर जो है मिला है, मान लीजिए 1150 नंबर मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब आप मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में अगर आ गए हैं तो आप आईएएस बन गए, है ना। जितनी सीट रहेगी उसी हिसाब से, उससे अगर नीचे आ रहे हैं तो आईपीएस मिल गया आपको। उसमें रैंक मतलब आपसे कहेगा कि आप इसमें प्रियोरिटी अपनी सेट कीजिए कि कौन सा क्या आना चाहिए, पहली प्रियोरिटी पे क्या होगा, सेकंड। कुछ लोग आईपीएस को पहली प्रियोरिटी पे रख देते हैं, तो ज़्यादा नंबर उनका रैंक आता है तो आईपीएस के लिए वो सिलेक्ट होते हैं, इस टाइप से होता है। ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई, पैटर्न समझ में आ गया आपको, है ना। तो फिर से दोहराना है या फिर बस करें, समझ में आ गया?